जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मोदी जी मोदी जी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो अजेय हैं, उनका 56 इंच का सीना है और वो एक प्रकार से अविजित हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहां जहां जाता है वहां जीत हासिल करता है। और जो हमने पिछले 11 साल में उनकी विजय यात्रा देखी है, उससे तो ऐसा ही लगता रहा अभी तक। ये भी पता चला कि पहले उन्होंने गुजरात में किस प्रकार से सत्ता हासिल की केशुभाई पटेल को हटा के, और उसके बाद फिर केंद्र की सरकार में अपने सारे प्रतिद्वंदियों को किनारे करते हुए, सबको अपने मातहत करते हुए किस प्रकार से वो सत्ताधीश हुए। और एक ऐसा नारा देश के अंदर चलाया गया जैसे पूरे विश्व के अंदर उनका डंका बोलता है। और रिजल्ट से भी ये लगने लगा कि मोदी जी को हराना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि जब भी कोई डिबेट हुई, जब भी किसी प्रकार का कोई उसने प्रश्न उठाया, जब भी किसी ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ नहीं रही, उनके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, यहां तक कि आईआईटी में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी नौकरी नहीं मिल रही, अग्निवीर योजना, ट्रांसपोर्टेशन बिल, ये सारी चीजें होने के बावजूद उनके समर्थक हमेशा ये कहते रहे कि मोदी जी क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव ही लोकतंत्र के अंदर एकमात्र प्रमाण है कि कोई शासक सफल है या नहीं, इसलिए वो सफल शासक है, उन्हें चुनौती देना अब संभव नहीं है। अच्छा, उसके लिए जिस प्रकार की पृष्ठभूमि बनाई गई थी, राहुल गांधी को जिस उपनाम से प्रचारित प्रसारित किया गया था, पूंजीपतियों का पैसा उसमें लगा था, और सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के आईटी सेल के माध्यम से उसको बढ़ाया गया था, उसके माध्यम से मोदी जी को बिल्कुल 56 इंच का सीना और एक ऐसा शासक जिसे हराया जाना संभव नहीं है, उनको प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संविधान है उसको भी धता बताते हुए 75 साल के बाद मोदी जी को भी प्रधानमंत्री पद पर कायम रखा और मोहन भागवत जी को भी आरएसएस के प्रमुख के पद पर कायम रखा। तो ऐसा लगने लगा था कि मोदी जी को हराना और उन्हें सत्ता से हटाना सब कुछ होने के बावजूद देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मणिपुर में हिंसा को न रोक पाना, देश को एकजुट न कर पाना, ऑपरेशन सिंदूर में चारों तरफ से शत्रुओं द्वारा घिरा होना, और जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के सारे सारे राष्ट्र खड़े हुए, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, जिस प्रकार से उस पाकिस्तान को, जिससे मुंबई अटैक के बाद किसी देश ने दूर से भी छूने का प्रयास नहीं किया था, उसको वर्ल्ड बैंक का भी लोन मिल गया, आईएमएफ का भी लोन मिल गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी लोन मिल गया, लेकिन राजनीतिक रूप से मोदी जी पर अभी तक कोई परेशानी नहीं आ रही थी। और वो पार्लियामेंट के अंदर आके ये खुलेआम कहते थे, एक अकेला सब पर भारी। पार्लियामेंट के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो हो रहा था, लेकिन इधर जो 15 दिन के अंदर हुआ है और जिस प्रकार से एक एक करके घटनाएं घटी हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और पूरे देश का भ्रमण किया, और उसके बाद जैसे 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक दिया, उससे और जिस प्रकार का भाषण पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने दिया, तो ऐसा लगने लगा है कि अब मोदी जी को शायद ये एहसास हो चला है कि वो जो एक एक अकेला सफर भारी का और 56 इंच का और विश्व में डंका बोलता का एक उन्होंने एक प्रचार प्रसार किया था आईटी सेल के माध्यम से, वो धीमा पड़ा चला है। और लगता है कि अब मोदी जी को डर लगने लगा है, क्योंकि मोदी जी चार तरफ से पूरी तरह से घिर गए हैं, और एक तरफ से अगर वो बचने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ से घिर जाते हैं, दूसरी तरफ से बचने का प्रयास करते हैं तो तीसरी तरफ से बढ़ जाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि ये वो समय नहीं है विश्व पटल पर, एक समय था
जबकि एक तरफ बड़ा मजबूत धुरी हुआ करता था अमेरिका, दूसरी तरफ से एक मजबूत धुरी हुआ करता था रूस। कुछ देश अमेरिका के साथ थे, कुछ देश रूस के साथ थे। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला के अलग देशों का एक समूह बनाया था, जो अमेरिका समूह के साथ भी नहीं था और रूस के समूह के साथ भी नहीं था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद रूस की ताकत कम हुई और अमेरिका एकमात्र एक धुरी वाला राज्य बन गया, जिसकी तूती पूरे विश्व के अंदर बोलती थी। चीन भी उभर रहा था, रूस कमजोर हो गया था और अमेरिका एक विश्व का एक छत्र राज चला रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीन ने अपनी शक्ति बढ़ाई, चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव को बढ़ाया, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया, अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में चीन का एक अधिकार हो गया। विश्व भर में चाइना ने अपने प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को पूरे विश्व के अंदर स्थापित कर लिया और अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करते हुए उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि जिसके बाद आर्थिक शक्ति है वही शक्तिशाली होगा। और साथ ही साथ उसने युद्ध के क्षेत्र में, आयुध के क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी कर ली। तो अब वो वाला विश्व नहीं रह गया है जिसमें अमेरिका एक मात्र एक छत्र राज चलाने की स्थिति में है। एक तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी। फिर दोबारा हम वही विश्व देख रहे हैं जिसमें दो धुरी में विश्व बटा हुआ है और वही पुरानी 40-50 साल जब यूएसएसआर विघटित नहीं हुआ था उससे की स्थिति आज देश के अंदर बन रही। और वही राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि भारत ने इस समय अगर अपनी 140 करोड़ की जनसंख्या का उपयोग करते हुए और अपनी एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी बहुत कमजोरी है, और राहुल गांधी ने भी कहा, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर इन 140 करोड़ की जनसंख्या में युवाओं को पढ़ाया लिखाया जा सके और नौकरी के योग्य बनाया जा सके और आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन से इन्हें इक्विप किया जा सके और एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके, तो पूरे विश्व के अंदर घटती हुई जनसंख्या के कारण हमारे युवा पूरे विश्व के अंदर अपना एक छत्र राज स्थापित कर सकते हैं सारे क्षेत्रों के अंदर और हम एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। और हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ी देश की शक्ति में भारत को उभरने के लिए मौका दे सकता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमने मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, एजुकेशन को पूरी तरह से हमने इग्नोर किया, का उपयोग नहीं कर सके और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना हो गई कि हमारा यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाए। अब सवाल यह है कि एक तरफ अमेरिका, उसके सहयोगी, और दूसरी तरफ से बिग कंट्रीज। अच्छा, भारतवर्ष को शायद मोदी जी को यह समझ में नहीं आया कि वो अमेरिका के साथ जाएं या ब्रिक कंट्रीज के साथ जाएं। ब्रिक कंट्रीज में ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। अच्छा, मानी बात है, ये बड़े मजबूत राष्ट्र हैं, क्योंकि ब्राजील भी एक अच्छी इकोनॉमी है, रशिया के पास एक सैन्य शक्ति से एक मजबूत राष्ट्र है, चाहे उसकी आर्थिक शक्ति बहुत अच्छी ना हो। चीन की शक्ति बहुत मजबूत है और भारत की भी शक्ति बड़ी मजबूत है। तो अगर ये चारों देश एक साथ होते तो अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी उसको हम चैलेंज कर सकते थे। और उसी प्रकार से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में एक फायदा उठाया था, भारत फायदा उठा सकता था। लेकिन शायद मोदी जी ये निष्कर्ष निर्णय नहीं ले पाए कि उनको अमेरिकन नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह काम करना है या अमेरिका के साथ खड़े होना है या ब्रिक कंट्रीज के साथ खड़े होना है। और कभी वो ब्रिक कंट्रीज के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े, अमेरिका को उन्होंने चुनौती दी, पुतिन से मीटिंग करके ये प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। कभी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी तरह से समर्पित हो गए और उन्होंने चीन और रूस को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो अब स्थिति ऐसी बन गई है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कुछ कमजोरियों को देखते हुए और माननीय मोदी जी की कुछ कमजोरियों को देखते हुए जैसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रेड डील को साइन करवाया या एग्री कराया, 15 दिन के बाद पता चलेगा उसकी डिटेल्स क्या है, लेकिन जो आभास मिल रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक हो गई है और ट्रेड डील को बचाने का प्रयास कर रही है और ये एक ब्रेव फेस दिखाने का प्रयास कर रही है कि ट्रेड डील में हमने किसानों के साथ समझौता नहीं किया है। लेकिन जो छन छन के खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि अमेरिका ने दबाव डालकर ट्रेड डील अपने फेवर में करा लिया और भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है कि भारत हर चीज पे अमेरिका से आने वाली चीज पे 0% टैक्स लगाएगा और अमेरिका हम पे 18% का टैक्स लगाएगा।
ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब वो भी 0% लगाए, हम भी 0% लगाएं, लेकिन हम उनके यहां से आयातित सामान पे 0% लगाएं, अब वो 18% लगाएं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हुआ। अच्छा, एक तरफ तो अमेरिका ने ये हम पे दबाव डाला और ट्रेड डील कराई, दूसरी तरफ से रूस हमसे नाराज इस बात से हो गया, और रूस के नागरिक भी हमसे इस बात से नाराज हो गए कि भाई उनकी हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, भारत का हमेशा उन्होंने साथ दिया है, 1971 में उन्होंने साथ दिया है, तो उनको इस बात अखरी कि भारत जैसे सॉवरेन कंट्री के ऊपर इस बात का दबाव कैसे अमेरिका डाल सकता है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो पुतिन ने भी एक ट्वीट किया, पुतिन ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने ये समझौता किया है, तो भारत की जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसीजन सही है कि गलत। और मानी बात है कि भारत की जनता के में इसके खिलाफ एक बहुत ज्यादा रोष है। भारत की जनता ये सोच रही है कि हमारा एकमात्र मित्र जिसने हमेशा हमारा साथ दिया वो अमेरिका नहीं रहा। अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, चीन हमारे साथ नहीं रहा, रूस जिसने हमारे लिए वीटो भी किया है कई बार, उस रूस का भी हमने साथ छोड़ दिया, तो अमेरिका भी हमसे नाराज हो गया। चीन भी हमसे नाराज तो हमेशा ही रहता है, उससे तो दोस्ती का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, रूस से भी हमें नाराज हो गया, और चौथी तरफ से मोर्चा संभाल के खड़े हो गए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने ऐसी स्थिति बना दी है, जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने भाषण दिया जिसको कहते हैं गर्दा उड़ा दिया, कि ऐसी परिस्थिति बन गई कि ट्रेजरी बेंच में ना तो मोदी जी थे ना अमित शाह साहब थे। और राहुल गांधी जिस प्रकार से ये क्लेम कर रहे थे, और जब ये बात हुई कि ऑथेंटिकेट कीजिए और उसके बाद उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात हुई, भाई अगर हर चीज को सब्सटेंशिएट करने का कर्तव्य अपोजिशन के पास हो, ट्रेड डील के बारे में वो अपनी एप्रीहेंशंस बता रहे हैं, ट्रेड डील के बारे में जब खुद ही आप कह रहे हैं कि कोई अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, फाइनल प्रिंट्स नहीं आए हैं, तो उसको सब्सटेंशिएट कैसे कर दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई फोटोग्राफ को गिरिराज सिंह शेयर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लॉर्ड माउंटबेटन की लेडी माउंटबेटन से पंडित जवाहरलाल नेहरू की झूठी तस्वीरें दिखाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ फोटो से पंडित जी को बदनाम करते हैं। नयनतारा सहगल जो उनकी सगी भतीजे हैं उनके बारे में बदनाम करते हैं, और उनपे कोई मानहानि नहीं होती, और उनपे कोई मानहानि की जो कॉग्निजेंस भी कोर्ट नहीं लेता और कोई नहीं लेता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो उसके बाद अवमानना हो जाती है, मानहानि की केस पे सजा होती है। जैसे आपने देखा कि रवि नायर के खिलाफ उन्होंने अडानी कंपनी के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिससे उनपे मानहानि का केस प्रूव हो गया और 1 साल की उनको सजा हो गई। जबकि अगर किसी भी कंपनी के बारे में, किसी के बारे में भी कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच से ही पता चल सकता है कि आरोप सही है या गलत। अगर जांच से निकलता है कि मामला सही है, और अगर जिसने आरोप लगाया था उसको तो कहा जाता है विसिल ब्लोअर है, उसे इनाम मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी आरोप लगाता है और उसकी आप जांच नहीं कराते हैं और आरोप लगाने वाले को ही मानहानि में बंद कर देते हैं, तो मानहानि तो तब होती है जबकि ये प्रूव हो जाए कि जो आरोप लगे हुए थे वो गलत थे। बिना ये सिद्ध किए हुए पप्पू यादव को भी भेज दीजिए जेल, रवि नायर को भी जेल भेज दीजिए, आप सोनम वांगचुक को भी भेज दीजिए, लेकिन अनिल अंबानी साहब के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, जो स्वीडिश गर्ल के बारे में आरोप लग रहे हैं, या ये आरोप लग रहे हैं कि हरदीप पुरी ने 4 बार एप्स्टीन से मुलाकात की थी और एप्स्टीन ने उनको एक ईमेल के अंदर डबल बास्टर्ड कहा था, तो ये भी जानने का प्रयास नहीं हो रहा, ये भी जांच नहीं हो रही है कि हरदीप पुरी साहब 4 बार एप्स्टीन जैसे बदनाम आदमी से क्यों मिले थे, उन्हें डबल बास्टर्ड उन्होंने क्यों कहा था, और अनिल अंबानी साहब जो एक लड़की का इंतजाम कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे। लेकिन इन आरोपों पे अगर जांच नहीं होगी और उन आरोपों को लगाने वालों को ही दंड मिलता रहेगा, तो लोकतंत्र और संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।